नमस्कार दोस्तों। चीन और अमेरिका के बीच में दुनिया का दादा बनने की जो होड़ है वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जब से वापसी हुई है, यानी कि ट्रंप 2.0 इस कार्यकाल का जब से आगाज़ हुआ है, उसके बाद से जो तस्वीर है वो काफ़ी अधिक बदल चुकी है। सो गाइस, आप बखूबी जानते होंगे कि 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उसी के ठीक नेक्स्ट डे इन्होंने, जी हाँ, जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों को पलट दिया, जिसमें सबसे बड़ा फैसला था कि जो अवैध जो प्रवासी वहाँ पर रह रहे हैं अमेरिका के अंदर उनको बाहर भेजना। और दूसरा सबसे बड़ा फैसला था दोस्तों, वो था टैरिफ को लेकर के। जी हाँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर फिलहाल अभी एक टैरिफ जंग स्टार्ट हो चुकी है। और इस वीडियो में हम लोग डेप्थ में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार टैरिफ में, जी हाँ, कौन सा देश जीतेगा, चाइना, अमेरिका या फिर भारत। और अमेरिका के द्वारा दोस्तों, मतलब कि ट्रंप के द्वारा जो इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आखिरकार वो आरोप, जी हाँ, किस हद तक सही है। क्या दोस्तों ये सभी आरोप, जी हाँ, निराधार है? तो डेप्थ में समझने का प्रयास करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। सो गाइस, आप सभी जानते हैं कि अपने चुनावी रैली के अंदर, जी हाँ, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने ये कहा था कि मेरा एक ही बस केवल क्या होगा, मेरा स्टेप होगा क्या, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और मेरे लिए मेरा देश हमेशा क्या होगा, प्रथम होगा। मतलब कि अमेरिका प्रथम की नीतियों पर मैं काम करूंगा। और आते ही दोस्तों ये इस काम में जुट गए। लगातार बैक टू बैक दोस्तों शॉर्ट लिस्ट किए जा रहे हैं कि कितनी उस कंट्री के अंदर अवैध लोग रह रहे हैं, और लगातार सबको, जी हाँ, डिपोर्ट किया जा रहा है उनके उनके देश। इंडिया में भी दोस्तों जो 5वां प्लेन था वो अब आ चुका है। अवैध जो हमारे भारतीय प्रवासी यहाँ पे रह रहे थे उन सभी को वापस भेजा गया है। वो अलग बात है कि उनके हाथों में हथकड़ी है, पैरों में जंजीरें हैं। वो अलग बात है कि कोलंबिया जैसे छोटे से देश ने अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ट्रंप, उनको चैलेंज किया कि हम अपने कोलंबिया वासी को इस कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपना पर्सनल प्लेन आपके देश में भेजेंगे और सभी कोलंबिया जो वासी यहाँ पे रह रहे हैं उन सबको हम लोग वापस अपने देश लेके आएंगे तरीके से, सम्मान पूर्वक। वो अलग बात है कि हमारा देश इस बात पर चुप्पी साधे बैठा हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल क्या, हम बात करेंगे केवल टैरिफ के बारे में, राइट। सो गाइस, ट्रंप ने आते ही शुल्क के मामले में, जी हाँ, टैरिफ के मामले में, टैक्स के मामले में मैक्सिको, कनाडा से लेकर के चीन तक को बुरी तरीके से हिला दिया है। इसमें हमारा भारत भी शामिल है। जी हाँ, आपको याद होगा ब्रिक्स में वर्तमान में 10 देश हैं, 5 देश मूल देश थे। और इसने अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने हम सभी देशों को धमकी दी है 150% टैरिफ लगाने की। अगर हम लोग, जी हाँ, डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे तो ये जो अमेरिका है ये हमारे ऊपर 150% टैरिफ लगा देगा, 150%। सो गाइस, टैरिफ जिनको नहीं मालूम है वो मैं आपको सिंपल सा एक शॉर्ट फॉर्म में क्लियर कर दूं यहाँ पर कि अगर, ठीक है, अगर अमेरिका के अंदर हम अगर इंडिया का माल कोई बेचना चाहते हैं तो हमको एक टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे आप अपनी स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं तो आपको एक टोल टैक्स पे करना पड़ता है, आपकी एक एंट्री टिकट कटती है उस स्टेट में एंट्री करते समय। वैसे ही अपना सामान बेचने के किसी देश के अंदर हमको एक टैरिफ पे करना पड़ता है उस देश को। अब उस देश पे डिपेंड करता है कि वो टैरिफ क्या लगाता है उस वस्तु पर, राइट। आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा है कि जो भारत है, भारत का जो टैरिफ है ऑलरेडी काफ़ी अधिक है। मतलब कि अब हम खेलने वाले हैं सुरुक सुरुक का खेल, या फिर एक बहुत बड़ा कोल्ड वॉर छिड़ चुका है जिसको हम बोल सकते हैं टैरिफ वॉर। वैसे दोस्तों ट्रंप के इन फैसलों का असर सिर्फ भारत और चीन पर ही नहीं होगा, बल्कि खुद अमेरिका भी इससे खुद को बचा नहीं पाएगा। यानी कि शुल्क का प्रहार भले ही चीन पर हो, इंडिया पर हो इनका, लेकिन दर्द अमेरिका को भी होगा। लेकिन ट्रंप जो है अपने ही फैसले से अमेरिकी लोगों को, जी हाँ, काफ़ी परेशान कर रहे हैं। और ट्रंप की शुल्क बढ़ाने की योजना का सबसे अधिक नुकसान अमेरिकी जो कंज्यूमर है उस कंट्री के अंदर उन सबको भोगना पड़ रहा है। आपको दोस्तों याद होगा कि जिस तरह से अभी हाल ही में जो डिपोर्ट किए गए हैं अवैध भारतीय प्रवासी वगैरह, ठीक है, या फिर कोलंबिया वासी वगैरह, जितने भी कंट्री के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो हमारे इंडियन लोग वहाँ पे काम कर रहे थे वो काफ़ी कम वेजेस में काम कर रहे थे। और जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर, मतलब जो अमेरिकन लोग हैं, अमेरिका युवा उतनी सैलरी में काम करने को तैयार नहीं होता है। तो इस समय जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इंडिया के अंदर काफ़ी ठप हो चुकी है। जी हाँ, जो लेबर वर्क होता है, बिल्डरी वाला काम, जी हाँ, अब वो ठप हो चुका है पूरे अमेरिका के अंदर। और झाड़ू पोछा बर्तन, ठीक है, गाड़ी साफ करना, जो ग्रुप डी के वर्क होते हैं
उसके लिए अमेरिका को अब जो है लोग मिलना काफ़ी मुश्किल हो चुके हैं और लोग काफ़ी परेशान भी है इस बात को लेकर के कि आखिरकार इन्होंने जो शॉर्टलिस्ट तैयार करी है 1800 लोगों की, 1800 हमारे भारतीय हैं और 100 का लॉट समथिंग हमारा इंडिया वापस आ रहा है। सोचिए अमेरिका अब खाली हो जाएगा और ग्रुप डी का काम आखिरकार कौन करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो अमेरिकन युवा है उनकी जो इच्छा है, जिनकी एजुकेशंस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी चाहिए और अमेरिका अभी इतना कैपेबल नहीं है कि उनको उनके नॉलेज के हिसाब से सैलरी दे सके। सोचिए जो ग्रुप डी का वर्क, जो एक इंडियन जो वहाँ पे रह रहा था, अगर वो उस काम को एक दिन की जो उसकी वेजेस है 1000 रुपये, तो वहीं पर जो अमेरिकन युवा होगा भले ही बेरोजगार बैठा होगा वो कम से कम अमेरिका से 5 से 6000 रुपये अपनी उम्मीद रखता है। सोचिए इतना बड़ा डिफरेंस, क्या इतनी बड़ी वेजेस, ठीक है, ट्रंप दे पाएंगे तमाम युवाओं को? सो गाइस ये बातें चलिए वो बताएगा आने वाला समय कि आखिरकार इनकी जो मजबूरी है ना, ट्रंप की जो लगातार WHO से ये बाहर आ चुके हैं, इन्होंने नेटो का संगठन अपना छोड़ दिया है और जो USAID, ठीक है, जो अब तक फंडिंग दे रहा था, अनुदान दे रहा था तमाम देशों को, उन सबकी फंडिंग में इसने रोक दिया है। तो ये कहीं ना कहीं जो इनका जो पैसा बाहर जा रहा था उसको ये रोक करके उस पैसे को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं अपने देश को मजबूत करने के लिए, अपने युवा को जॉब देने के लिए, उनके हिसाब से जो उनकी सैलरी है, जो उनकी नीड है, जो उनकी डिमांड है, उसको पूरा करने का सारा खेल खेल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ग्लोबल बैंक है, ग्लोबल बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के शुल्क बढ़ाने से, ठीक है, अमेरिका के लोगों को मुश्किलें डे बाय डे इंक्रीज हो चुकी हैं। इंपोर्ट पर मतलब कि आयात पर शुल्क लागत, जी हाँ, बढ़ने से कंपनियां उसकी भरपाई उपभोक्ताकर्ता से करेगी, यानी कि अमेरिका में महंगाई भी अब क्या होगी, बढ़ने वाली है। इसका सीधा नुकसान अमेरिका की अर्थव्यवस्था को होने वाला है। और जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड की जो रिपोर्ट है इसकी अगर हम माने तो अमेरिका की जो विनिर्माण क्षमता है और जो रोजगार बाजार, जी हाँ, पहले से ही काफ़ी दबाव में है, क्योंकि वहाँ पे जी हाँ जो मेन पावर है ग्रुप डी की वो काफ़ी डाउन हो चुकी है। अब यहाँ पर शुल्क बढ़ाने से जो उसका बोझ है, जो उपभोग करता है, जो कंज्यूमर है, ठीक है, उस पर पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी और विश्व व्यापार की आपूर्ति श्रृंखला क्या होगी, काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होगी, ठीक है, काफ़ी प्रभावित होगी और अमेरिका की जीडीपी को काफ़ी नुकसान होने वाला है। और जीडीपी के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इंडिया की भी जीडीपी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार काफ़ी डाउन रहने वाली है। हम इस समय अपने जीडीपी को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों जो लगातार बड़ी संख्या में युवा इंडिया वापस आ रहे हैं, ठीक है, डिपोर्ट के माध्यम से, ट्रंप के माध्यम से, तो इंडिया में बेरोजगारी स्तर भी अब डे बाय डे बढ़ रहा है। पहले से बेरोजगारी काफ़ी अधिक थी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रुप डी में जो वैकेंसी निकलती है, मात्र जी हाँ 1300 वैकेंसी, 1800 वैकेंसी निकलती है, उसमें कम से कम बच्चे फॉर्म भरते हैं। कितने? 3 करोड़ बच्चे युवा फॉर्म भरते हैं। तो ये हमारा बेरोजगारी का स्तर, लेकिन इस पर लोगों का ध्यान काफ़ी कम है। जी हाँ, किसान अपने MSP के लिए जंग लड़ रहे हैं और पर ईयर किसान सुसाइड कर रहे हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जितने भी अब तक एलिगेशन लगाए गए हैं, जी हाँ, उन तमाम एलिगेशन के अंदर कितनी सच्चाई है, इस बात को समझते हैं। सो गाइस, भारत ने अमेरिकी की एक बर्बन कंपनी है, बर्बन एक विस्की कंपनी है, उस पर जो इम्पोर्ट टैक्स था पहले 150% था, ठीक है। अब जैसे ही टैरिफ वॉर की चिंगारी स्टार्ट हुई, हम सभी ने उस टैक्स को 150% जो टैक्स है उसको घटा करके डायरेक्ट 100% कर दिया। सोचिए इतना बड़ा टैक्स में डिक्रीज कर दिया कि उसके बाद से इंडिया में इसकी सेल काफ़ी हाई हुई इस बर्बन विस्की की। और इस फैसले से अमेरिकी ब्रांड जैसा जो सनटोरी ब्रांड है, इसकी जो सेल थी वो काफ़ी अधिक हुई। तो कॉमन सी बात है, उसको फ़ायदा पहुंचेगा, ठीक है, टैरिफ से भी फ़ायदा पहुंचा और सेल से भी फ़ायदा पहुंच गया। और ये फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर जो अनुचित व्यापार शुल्क लगाने का जो आरोप इसने लगाया था ट्रंप ने, उसके बाद हमने लिया था, राइट। और सरकार की ये अधिसूचना 13 फरवरी जी हाँ 2025 को रिलीज़ हुई थी, मतलब कि जारी हुई थी। लेकिन शुक्रवार को दोस्तों ये मीडिया की सुर्खियों में काफ़ी अधिक बना हुआ था। हालांकि दूसरे शराब उत्पादों पर हमने तब भी 150% ही शुल्क जारी रखा था। केवल एक कंपनी है बर्बन विस्की, इसके इंपोर्ट टैक्स को हमने क्या करा था, डिक्रीज़ किया था। ये हम कर सकते हैं, डेडिकेटेड किसी भी ब्रांड के ऊपर हम लोग टैक्स को हाई कर सकते हैं, किसी सेम दूसरी ही उत्पाद पर हम लोग अपना टैक्स इंक्रीज कर सकते हैं। ये हर देश करता है।
अब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर एक और आरोप लगाया था कि वो अमेरिकी कंपनियों को अपने देश में सामान बेचने में, ठीक है, अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहा है टैरिफ के माध्यम से। मतलब अब इसके बाद भारत ने भी क्या करा, जो मोटरसाइकिल है, जो सैटेलाइट जितने उत्पाद होते हैं, मतलब ये जो इंस्टॉलेशंस होती है, ग्राउंड इंस्टॉलेशंस, उसके में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, वहाँ पर कई उत्पादों पर जो हमारा टैक्स था 13% पहले, हमने उसको डिक्रीज़ कर दिया 11%। तब भी ट्रंप को चैन नहीं आ रहा है। जी हाँ, सोचिए 13% टैक्स को हमने 11 कर दिया। और नई दिल्ली में इसी वीक, जी हाँ, 30 से अधिक अन्य उत्पादों पर टैक्स कम करने को लेकर के हम लोग विचार कर रहे हैं। सो बस क्या इसको आप लोग दबना बोलोगे? आपको याद होगा किस तरह से ब्रिक्स देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी, 100% टैरिफ अगर आप डॉलर में व्यापार नहीं करते हो तो। जब हमने सोचा था कि ब्रिक्स करेंसी हम लोग अलग से लॉन्च कर देंगे, अपने ही करेंसी में हम लोग आपस में सब मिल करके 10 देश से व्यापार करेंगे। पहले 5 देश से, 5 देश इसमें और ऐड हो चुके हैं ब्रिक्स में, अब 10 देश हो चुका है। तुरंत ट्रंप को मिर्ची लग गई थी, ठीक है, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, पूरी मसालेदारी लग चुकी थी। तुरंत उन्होंने 3 दिन बाद एक ट्वीट कर दिया था, उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने ये रहा। क्या सच में हम लोग अब डर रहे हैं क्या ट्रंप से? हमने इतना कुछ कर दिया, लगातार टैक्स हम लोग कम पे कम कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी हमारी एक मीटिंग चल रही है कि अमेरिका के 30 उत्पादों पर हम लोग टैक्स और कम कर देंगे। ऐसे कम करते 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 दोस्तों, जो जीडीपी का डंस हमारे ऊपर अब चलने वाला है, कुछ समय बाद इंडिया की जो जीडीपी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी डाउन रहने वाली है। क्या इसका असर जीडीपी के अंदर नहीं पड़ेगा? मतलब कि हम लोग अपने टैरिफ को कम कर रहे हैं, जीडीपी का नुकसान और अधिक कर रहे हैं, और जो यहाँ पे सेल होगी उसका प्रॉफिट, जी हाँ, दूसरे देश को होगा, अमेरिका को। अब यहाँ पर एक चीज़ और चलिए, राइटर्स एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड का आई थिंक सो पहला न्यूज़पेपर है जो काफ़ी सटीक जानकारी प्रोवाइड करता है। और उसको राइटर्स के मुताबिक एक सरकारी दस्तावेज से ये पता चलता है कि भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है, जो हमारी पॉलिसी है, जो देश में निवेश करने वाले विदेशी वाहन निर्माताओं के लिए जो इम्पोर्ट टैक्स है उसमें कटौती की पेशकश करती है। जी हाँ, और यहाँ पर लगातार अब हमारा दूसरा रुझान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ है, क्योंकि इंडिया में और इंडिया के दूसरी जो मैक्सिमम सिटी है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, यहाँ पर पॉल्यूशन को कम करने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो डिमांड है वो काफ़ी अधिक अब बढ़ रही है, ठीक। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो इम्पोर्ट टैक्स है उसको हमने कम कर दिया है। ये भी हमको सोचना चाहिए, हमको छोड़िए, ये ट्रंप को सोचना चाहिए कि हम लगातार अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि हमारी दोस्ती पर फ़र्क कुछ ना पड़े, या खटास पैदा ना हो, शीत युद्ध का जो डंस है वो में ना झेलना पड़े। लेकिन ट्रंप लगातार हम पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। इनका कॉन्फिडेंस, जी हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस से भी अथा कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो चुका है अब। लेकिन इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। सच कहूँ दोस्तों, कहीं ना इनके अंदर एक डर है, ट्रंप के अंदर, जो इनकी वैश्विक स्तर पर जो वर्चस्व जो स्थापित था, ठीक है, जो बाइडेन की सरकार के बाद से थोड़ा सा वो कम हुआ था, अब ये उसी को मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा अभी हाल ही में इन्होंने, ट्रंप ने रूस के साथ, ठीक है, जो पुतिन है उनके साथ मुलाकात करी थी, और जो रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा था, ठीक है, चल रहा है अभी भी, उसको रोकने के लिए इन्होंने ये बोला कि आप एक काम करिए, रूस G7 में अगर सम्मिलित हो जाता है, G7 में, ठीक है, सभी विकसित देश है 7 देश, ठीक है, उसमें ये रूस को भी ऐड करना चाहता है। तो यहाँ पर विकसित देशों का पूरा क्या होगा, एक ग्रुप बन जाएगा। वो सभी के सभी देश वैश्विक स्तर पर अपना व्यापार करेंगे और बहुत बड़े डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उनको अन्य किसी देश की आवश्यकता है ही नहीं। वो अलग बात है दोस्तों कि यहाँ पर जो रूस है, रूस के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि वो ब्रिक्स देशों के अंदर भी सम्मिलित है, या तो वहाँ ब्रिक्स में या तो वहाँ G7 में। अब कहाँ को ये ज्वाइन करेगा रूस, ठीक है, वो चलेगा पता आने वाले समय में। दोस्तों, अगर आपने इस बार के बजट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा कि भारत ने इस बार के बजट में जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिलों पर जो इम्पोर्ट शुल्क था उसमें कटौती की है। 1600 सीसी से ज़्यादा के इंजन वाली जो ताकतवर जो बाइकें होती हैं उस पर 50% टैक्स था, उसको डिक्रीज़ कर दिया है, इस बार 30% कर दिया है। और जो छोटी मोटी बाइकें होती है उस पर जो अब तक टैक्स था 50%, उसको अब डिक्रीज़ करके 40% कर दिया है। लेकिन फिर भी लगातार जो ट्रंप हैं वो हमको धमकी देते जा रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक बोला था कि भारत वर्ल्ड में सबसे अधिक शुल्क वाला देश रहा है। जी हाँ, बहुत अधिक शुल्क के कारण भारत में सामान बेचना काफ़ी कठिन हो चुका है, और भारत जो भी शुल्क लेता है हम भी उससे वही शुल्क लेंगे, वही सेम टैक्स लेंगे। पता नहीं ट्रंप ने आखिरकार क्या ठान रखी है,
कि एक दुश्मन पैदा करो अपने सामने। आपने तो पूरे देश को ही, जितने भी तमाम देश हैं वर्ल्ड के अंदर, उन सबको अपना आप दुश्मन बना रहे हो। जी हाँ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका बचे ही ना। जी हाँ, सारे देश एक हो जाए। G7 में जो आपका समूह बैठा हुआ है, जिसके बलबूते पर आप लोग शायद इतना उछल रहे हो, कहीं G7 के तमाम देश ही बैकएंड में, जी हाँ, अन्य जो विकासशील देश है उनसे मिल बैठे, ब्रिक्स से मिल बैठे, मतलब 10 देशों के साथ में। और पूरे वर्ल्ड का, मतलब कि दुनिया का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 54% जो व्यापार होता है वो होता है US डॉलर के अंदर। और ट्रंप यही चाहते हैं कि इसी डॉलर के अंदर तमाम अन्य देश भी व्यापार करें। जो ब्रिक्स देश है वो अपनी करेंसी सेपरेट लॉन्च ना करें। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत दूसरी जो सबसे बड़ी मुद्रा है जिसमें व्यापार होता है वो है आपका यूरो। जी हाँ, यूरोपीय संघ की यह मुद्रा है। जी हाँ, जो यूरोपीय संघ है उसमें आपके 28 देश हैं और 28 में से 19 देशों की ये आधिकारिक मुद्रा है यूरो। और इसी के अंदर ये तमाम देश अपना व्यापार संपन्न करते हैं। और वहीं पर ट्रंप को अब ये डर सता रहा है कि अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी करेंसी सेपरेट लॉन्च कर ली और उसी करेंसी में इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया तो डॉलर का जो वर्चस्व है, ठीक है, जो इसका दबदबा है वो समाप्त हो सकता है और यूरो इसके ऊपर आ सकता है डॉलर के। तो कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ की जो ताकत है वो और अधिक बढ़ जाएगी। सो गाइस, ये होती है राजनीति। जी हाँ, बस किसी भी हालत में किसी भी देश को कमज़ोर करना है तो अपने जो मुद्रा है हमारे देश की उसको स्ट्रांग करने के लिए जो करना पड़े वो करो। आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि दुनिया की GDP का 37% हिस्सा हमारे ब्रिक्स देशों का है। ब्रिक्स में वर्तमान में कुल 10 देश है। इसमें आपका भारत हो गया, ब्राज़ील हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया। ये आपके 5 मूल देश थे। इन देशों ने मिलकर बनाया था क्या, ब्रिक्स। अब इसमें आने वाले समय में 2024 में 5 देश और शामिल हुए, जिसमें आपका मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और UAE। और ब्रिक्स देशों की GDP वर्ल्ड का 37% है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। जबकि जो G7 है, जो विकसित देश हैं, जिस G7 में ट्रंप बोल रहा है कि आप पुतिन जी, ठीक है, आप भी इसमें शामिल हो जाओ, ठीक है, इस G7 में जितने भी देश हैं उनकी GDP वर्ल्ड की कितनी परसेंट है, मात्र 30%। कहाँ 30% का 37%। जी हाँ, इस 7% का डिफरेंस बहुत बड़ा है। और 2022 तक जो ब्रिक्स देश थे, ब्रिक्स देशों के जो आपसी ट्रेड थे उसमें भी 56% का क्या हुआ है, हमारा इजाफा हुआ है। और वर्ल्ड की 45% दोस्तों जो आबादी है वो ब्रिक्स देशों में रहती है। और एरिया वाइज जो दुनिया है, जी हाँ, ये जो ब्रिक्स देश हैं दुनिया के 1/3 क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सोचिए, हम पॉपुलेशन वाइज भी स्ट्रांग है, हम GDP वाइज भी स्ट्रांग है, हम एरिया वाइज भी स्ट्रांग है। तो हम आखिरकार इतना क्यों डरे, क्यों दबे? और आखिरकार मोदी जी इतना डर क्यों रहे हैं? क्या वास्तविक रूप से अपने दोस्त को ये खोना नहीं चाहते या फिर इसकी कोई और ही वजह है? थिंक अबाउट इट। आने वाले समय में क्या रूस सच में G7 को ज्वाइन कर लेंगे? बट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच में, अमेरिका और रूस के बीच में ऑलरेडी एक जंग चल रही है। जी हाँ, फाइटर जेट सेल करने की। सो गाइस, रूस के फाइटर जेट जो Su-57 है, जो अमेरिका का फाइटर जेट है F-35, उसके बीच में एक होड़ बनी हुई है। और हमको दोस्तों फाइटर जेट बाय करने हैं। जी हाँ, जो हमने फ्रांस से जो हमने राफेल बाय किए थे उसको अब हमने क्या करना है, कुछ समय के बाद में उसको हटा करके अपने एक नए फाइटर जेट को बाय करना है। हम लोग दोनों ही कंट्री से, जी हाँ, रूस से भी, अमेरिका से भी, और जो तीसरी कंट्री है फ्रांस से, उन तमाम तीनों देशों से अपनी अपनी कोटेशन मंगवा चुके हैं। अब किससे बाय करेंगे ये चलेगा पता आने वाले समय में। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम जो हमने अब तक अपने हथियार बाय किए हैं, वेपन जितने भी बाय किए हैं वो किए हैं रूस से। तो प्रायोरिटी केवल रूस की बन चुकी है। और वैसे भी दोस्तों जो रूस है हमारे ब्रिक्स संगठन के अंदर शामिल भी है। तो हमारे जो रूस है काफ़ी क्लोज है ऑलरेडी। और जो सेकेंड नंबर पर दोस्तों जो हम अपने वेपन्स बाय करते हैं वो करते हैं फ्रांस से। और जो थर्ड नंबर पे आता है वो आता है अमेरिका। अब अमेरिका का ये दावा है कि जो उसका नया जो जेट है, ठीक है, F-35, ये दुश्मन के रडार को आसानी से मात दे सकता है। मतलब कि दुश्मन का रडार जो भी है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जबकि रूस का कहना ये है कि जब हमने यूक्रेन के साथ में युद्ध किया था तो हमने एक Su-57 का अपना ट्रायल भी किया था, जो जग जाहिर है।
लोगों ने सब में देखा कि आखिरकार हमारा जो फाइटर जेट है Su-57 वो कितना कैपेबल है। जी हाँ, कितना मजबूती के साथ में वो दुश्मन के सामने खड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पे जो F-35 है अमेरिका का, वो केवल डॉक्यूमेंट के आधार पर हमको भी समझा रहे हैं कि ये ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है, और दोनों के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने ये रहा। Su-57 का रेट क्या है और F-35 जो अमेरिका का फाइटर जेट है उसका रेट क्या है, दोनों का कंपैरिजन भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बट दोस्तों, अब आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि आखिरकार टैरिफ को लेकर के हम ज़रूरत से ज़्यादा दब रहे हैं, अभी हमको और दबना चाहिए, जी हाँ, या फिर हमको अमेरिका के जितने भी इंपोर्ट वस्तु है उन सबको टैक्स फ्री कर देना चाहिए? क्या हमको इतना दबना चाहिए क्या, या फिर वास्तविक रूप से सभी तमाम ब्रिक्स देशों को मिल करके, जी हाँ, एक होकर के तमाम 10 देशों को मिल करके, जी हाँ, ट्रंप को टक्कर देनी चाहिए? अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तब क्या कदम उठाते टैरिफ को लेकर के? मंथन करिए, अच्छे से विचार करिए, उसके बाद आपकी जो भी नॉलेज होती है, जो भी आपका कंक्लूजन होता है, वो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।